मोतीपुर गांव। यहाँ एक अमीर सेठ मोतीचंद रहता था, जो गांव के गरीब किसानों को ब्याज पर पैसे देता था। आज उसके पास गांव का ही एक किसान मजनू अपनी अगली खेती के लिए कुछ पैसे उधार मांगने आया था। आजा आजा मजनू, उधार मांगने आया है। जी मालिक। हाँ, मैं तेरी हालत देखकर ही समझ गया था कि तू मेरे घर क्यों आया है। कोई बात नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं, वो किसके लिए काम आएंगे। अगर मैं अपने गांव वालों का ही भला नहीं करूंगा तो इतना सब कमाने का क्या फायदा। बता कितने उधार चाहिए। मालिक 5,000। ठीक है, ये ले पैसे, और फसल बेचने के बाद जो कमाई होगी उसका आधा तेरा और आधा मेरा। पर मालिक, अगर फसल अच्छी हो गई तो कम से कम 20,000 रुपए तक की कमाई होगी, और उसका आधा 10,000 मुझे आपको देना पड़ेगा। मैंने तो आपसे 5,000 ही लिया है। मैं आपको ब्याज समेत सारा पैसा लौटा दूंगा। बस आप फसल की कमाई का आधा हिस्सा मत दीजिए, नहीं तो मेरा भारी नुकसान हो जाएगा मालिक। ठीक है, कोई बात नहीं, जब फसल कटे तब बात करेंगे। अब तुम जाओ। मजनू मोतीचंद से पैसे लेने के बाद अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुंचने से पहले ही उसे गांव का एक और किसान हरिया मिल जाता है। अरे मजनू, आज तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है। कोई लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, लॉटरी ही समझो। आज सेठ मोतीचंद से अपने अगले फसल के लिए उधार पैसे लेकर आया हूँ। देवता जैसे आदमी हैं, उन्होंने तो पैसे लौटाने का सारा हिसाब किताब मुझ पर ही छोड़ दिया। ऐसे सेठ हो तो हम गरीबों को कभी कर्ज के तले नहीं मरना पड़ेगा। अरे तुम उसे देवता कह रहे हो? राक्षस है वो, राक्षस। जितने दिए हैं उसका 5 गुना वसूल कर लेगा। मेरे पिताजी ने जो उससे उधार लिया था वो उनके गुजरने के बाद भी मैं अब तक चुका रहा हूँ। एक बार उससे उधार लिया मतलब समझो कि जिंदगी भर का झंझट। हरिया अपनी बात खत्म करते ही वहाँ से चला जाता है। इधर उसकी बातें सुनने के बाद अब मजनू सोच में पड़ गया। वो पैसे लिए परेशान अपने घर पहुंचा। क्या हुआ? सेठ ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? आप इतने दुखी क्यों हो? क्या? अभी घर आते समय मुझे हरिया मिला था। उसने बताया कि मोतीचंद ने जितना उधार दिया हो उससे 5 गुना ज्यादा वसूल लेता है। और तो और उससे उधार लेने का मतलब है जिंदगी भर का झंझट। मुझे उससे उधार लेने से पहले गांव वालों से पूछना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर मैं अभी जाऊं तो सेठ अपने पैसे वापस भी नहीं लेने वाला। आप भी ना गांव वालों की बातों में आ जाते हैं। अरे उन्हें पता है कि अगर खेती में खर्चा अच्छा करेंगे तो कमाई भी अच्छी होगी, और अगर आपकी कमाई अच्छी हो गई तो गांव वालों की नींदें उड़ जाएंगी। वो आपको अमीर होते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हरिया आपको सेठ के खिलाफ भड़का रहा था। हाँ, ये भी हो सकता है। तुम सही ही कह रही हो। और अगर मैं सेठ का पैसा समय से लौटा दूं, फिर मुझे किसी बात का डर कैसा। मैं कल से ही खेती के काम में अपना जी जान लगाता हूँ। अब मैं किसी की बातों में नहीं आने वाला। अगली सुबह मजनू एक झोले में बीज लेकर बैलों के साथ अपने खेत पर चला जाता है। अरे मजनू, सुना है कि तूने मोतीचंद से खेती के लिए उधार लिया है। इससे अच्छा किसी और से पैसे ले लेता, लेकिन मोतीचंद अब जिंदगी भर का बोझ अपने सिर पर लेकर घूमेगा तू। ये बात याद रखना। गांव का ये आदमी भी मजनू को सेठ के बारे में बोलकर चलता बना। मेरे साथ अच्छा होते ये सब नहीं देख सकते। मंजू सही ही कहती है कि मेरी तरक्की से गांव वाले जलते हैं, इसीलिए मुझे सेठ के खिलाफ भड़का रहे हैं। अगले कुछ महीनों में मजनू की उगाई फसल पककर काटने लायक हो जाते हैं। इस बार तो इतना गेहूं हुआ कि आराम से सेठ का उधार चुकाने के बाद भी मजनू का अच्छा खासा मुनाफा होने वाला था। मजनू और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत खुश थे। मोतीचंद सेठ से पैसा लेना तो सफल हो गया। इस बार तो इतना गेहूं हुआ है कि सेठ का कर्जा उतारने के बाद भी हम लोगों के पास बहुत पैसे बच जाएंगे। अब आप बिना देर किए कल सुबह ही सारा गेहूं काटकर बाजार में बेच आइएगा। सेठ की उधारी चुकाने का दिन भी आने वाला है। ठीक है। अगली सुबह मजनू जैसे ही अपने खेत पर गेहूं काटने के लिए पहुंचता है तो अपने खेत की हालत देखकर घबरा जाता है। बिना किसी को खबर लगे सेठ मोतीचंद बीती रात कुछ आवारा पशुओं को मजनू के खेत पर उसकी फसल नष्ट करने के लिए छोड़ देता है, जिस वजह से आज सुबह खेत की ये हालत हुई थी।
अब मजनू के खेत का सारा गेहूं बर्बाद हो चुका था। ये रातों रात क्या हो गया? कल तक तो पूरे का पूरा गेहूं सही था, आज सब बर्बाद हो गया। किसी ने मेरे पूरे खेत को नष्ट कर दिया। मजनू देख, मुझे पता है कि ये सब किसने किया होगा, वही सेठ मोतीचंद। सीधी बात है, अगर ये गेहूं बेचकर तू उसका उधार चुका देता है तो उसका कोई फायदा ही नहीं होता। जितने दिनों तक तेरे पास पैसे रहेंगे उतने दिनों तक उसका ब्याज बढ़ता जाएगा। मजनू, ये अमीर लोग हैं, इनसे जीत पाना हम किसानों के बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, हमारा सरपंच अच्छा है, इसीलिए तुम उसके पास शिकायत लेकर जाओ, वो तुम्हारे लिए जरूर कोई रास्ता निकालेगा। अरे मजनू, ये सब क्या हो गया? तेरी तो पूरी खेती बर्बाद हो गई। 2 दिन बाद तुझे मेरा कर्ज चुकाना था, अब उसका क्या? ये सब कैसे हुआ? मालिक मैं जानता हूँ ये आपने ही करवाया है, ताकि आपका ब्याज मेरे पास बढ़ता रहे और आप मेरी ये जमीन हड़प ले। वो तो मैं अब भी यही करने वाला हूँ। तू अगर मुझे 2 दिनों के अंदर पैसे नहीं देता तो तेरी ये जमीन मेरी। शाम तक मजनू पंचायत के पास अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत लेकर पहुंच जाता है। मालिक, सेठ मोतीचंद ने मेरे साथ धोखा किया है। मुझे उधार पैसे देने के बाद इसने मेरे पूरे खेती को नष्ट कर दिया। मैं अब इसका उधार किस शर्त पर चुकाऊं, ये आप ही बताइए। मोतीचंद जी, आपकी शिकायत इस पंचायत के पास कब से ही आ रही है। हर बार आपके पैसे के रोब ने हमें अपना काम करने से रोक दिया, लेकिन अगर इस बार भी आपकी गलती हुई तो आपको पंचायत की तरफ से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। जैसा कि सब जानते हैं कि जब हमें अपराधी का पता ना हो तो हमारा ये पंचायत अनोखे तरीके से अपना फैसला सुनाता है, तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। मोतीचंद जी, जमीन पर पड़े काले और सफेद पत्थर को उठाकर आपको इस झोले में डालना है। हरिया इस झोले में से एक पत्थर बिना अंदर झांके निकालेगा। अगर पत्थर काला हुआ तो आप सही साबित होंगे और पत्थर सफेद हुआ तो मजनू को सही माना जाएगा। मोतीचंद सरपंच की बात सुन जमीन से चालाकी से 2 काले पत्थर उठा लेता है, लेकिन सेठ की इस चालाकी को हरिया चुपके से देख लेता है। अगर मैंने सरपंच को सेठ की धोखेबाजी के बारे में बताया तो सरपंच पत्थर बदलवा देगा। इससे फिर सारी बात किस्मत पर आ जाएगी। अब मैं अपना दिमाग चला इस मोतीचंद को मजा चखाऊंगा। हरिया आगे बढ़ झोले में से एक पत्थर निकालता है और बहाने से उस पत्थर को नीचे गिरा देता है। लगता है झोले में चींटी थी, उसने मेरी उंगलियों में काट लिया। हाथ से पत्थर भी गिर गया। तुमने किस रंग का पत्थर निकाला था ये तो हम सब में से किसी ने देखा ही नहीं। अब फैसला कैसे होगा? जमीन पर तो बहुत पत्थर हैं, कैसे पता चलेगा कि किस रंग का तुम्हारे हाथ से गिरा? कोई बात नहीं सरपंच जी, जमीन के पत्थर का नहीं पता, लेकिन झोले में जो पत्थर बचा होगा उससे तो पता ही कर सकते हैं कि सेठ जीता या मजनू। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। अगर काला पत्थर बचा होगा तो पहले तुमने सफेद निकाला होगा, इस हिसाब से मजनू सच्चा साबित होगा। और अगर सफेद पत्थर बचा हुआ होगा तो तुमने काला पत्थर निकाला होगा, तो इस हिसाब से सेठ जी सच्चे साबित होंगे। हरिया दोबारा झोले में से पत्थर निकालता है। सेठ तो पहले से ही डरा हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि झोले में काला पत्थर ही बचा हुआ है और वो मजनू से हार चुका है। हरिया काला पत्थर निकालकर सबको दिखाता है। हाँ, तो साबित हो चुका है। हरिया ने बाद में काला पत्थर निकाला, यानी पहला पत्थर सफेद था, जिस वजह से किस्मत के फैसले के अनुसार ये माना जाता है कि सेठ मोतीचंद ने ही मजनू के फसल को खराब किया। और जैसा मैंने पहले कहा था, इस बार अगर मोतीचंद गलत साबित हुआ तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। पंचायत का ये फैसला है कि मोतीचंद हरिया की सारी उधारी माफ कर दे, साथ ही साथ उसे उसके खराब किए गए फसल का मुआवजा भी दे। ऊपर से सेठ को गांव के सभी किसानों के लोन को भी माफ करना पड़ेगा। पंचायत के कहे अनुसार सेठ मोतीचंद सभी किसानों का कर्ज माफ कर देता है और मजनू के गेहूं के नुकसान की भरपाई भी करता है। सुंदरपुर गांव में गोपाल दास नाम का एक अमीर सेठ रहा करता था। सेठ के पास बहुत धन था, पर फिर भी वो स्वभाव से बहुत कंजूस था। एक दिन गांव का ही एक मजदूर सुरेश गोपाल दास के खेत में काम खत्म करने के बाद अपनी दिहाड़ी लेने उसके घर पहुंचता है और उससे कहता है, सेठ जी, मैंने आपका पूरा खेत जोत दिया है, अब आप मुझे आज का पैसा दे दीजिए, घर का काम भी निपटाना है, मुझे देर हो रही है। अच्छा रुको, ये लो तुम्हारे आज के पैसे, अब जाओ मजे करो।
सेठ अपनी जेब से सिर्फ 200 रुपए निकालकर सुरेश को पकड़ा देता है, जिसे देखकर सुरेश चौंकते हुए गोपाल दास से कहता है, सेठ जी ये क्या है? आपने तो काम करने से पहले 400 रुपए देने की बात की थी और अब आप ये आधे पैसे यानी कि 200 रुपए ही दे रहे हैं बस। ये तो सरासर गलत किया आपने। ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरे पूरे पैसे दे दीजिए सेठ जी। अभी तो मेरे पास 200 रुपए ही हैं, पता नहीं और पैसे कहाँ खो गए, समझ नहीं आ रहा। जैसे ही मिल जाएंगे आकर ले जाना, अभी तो यही रखो। हाँ, ऐसा पहली बार नहीं था जब गोपाल दास ने किसी के साथ बेईमानी की हो। वो पूरे गांव में अपनी कंजूसी के लिए ही प्रसिद्ध था। अब सुरेश भी सेठ की बेईमानी का शिकार हो गया था। उदास मुंह लटकाए 200 रुपए लेने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे बिरजू मिल जाता है। क्या हुआ सुरेश? लगता है आज का काम सही से नहीं हुआ। इतने दुखी क्यों हो? क्या बताऊं बिरजू भाई, धनीराम जी के खेत में जुताई करना था, पर शाम के समय सेठ जी ने आकर अपने खेत जोतने के लिए कह दिया। मुझे लगा सेठ जी का काम करने के बाद धनीराम के खेत का भी काम कर दूंगा। सेठ से ज्यादा पैसे मिलने के लालच में मैं पहले उसी के यहाँ काम करने पहुँच गया, पर काम खत्म करने के बाद गोपाल दास ने मुझे 400 की जगह सिर्फ 200 रुपए ही दिए। अच्छा तो ये बात है। अरे भाई ये कोई नई बात है? क्या तुम्हें पता नहीं है कि सेठ कितना कंजूस है? वो तो सभी के साथ ऐसा ही करता है। अब तो जो मिल गया उसी में खुश रहो। बिरजू और सुरेश बात कर ही रहे थे कि तभी धनीराम वहाँ आ जाता है और आते ही वो सुरेश से कहता है, सुरेश आज तुम मेरे यहाँ काम करने नहीं आए? सुबह से हर जगह ढूंढा तुम्हें, कहाँ थे तुम? कल आ जाना। ये लो तुम्हारे पैसे पहले ही दे देता हूँ, नहीं तो खर्च हो जाएंगे। अगर गोपाल दास अपनी बेईमानी के लिए तो धनीराम अपनी ईमानदारी के लिए पहचाना जाता था। वो अपनी जेब में से 400 रुपए निकालकर सुरेश को देता है, जिसे देखकर सुरेश उससे कहता है, आज के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। एक तरफ आप हैं जिन्होंने काम से पहले ही मुझे सारे पैसे दे दिए, और एक तरफ गोपाल दास जिसने काम करने के बाद भी आधे पैसे ही दिए। अच्छा ठीक है सुरेश भाई, अब काफी शाम हो चुकी है, मुझे दूध लेने भी जाना है, अब चलता हूँ। धनीराम के जाने के बाद सुरेश और बिरजू भी अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अब अगले दिन सेठ गोपाल दास बैठा अपनी पत्नी मालती को आवाज लगा रहा था। अरे मालती देवी, भाग्यवान कहाँ चली गई? यहाँ भूख के मारे जान जा रही है। भूख के मारे जान जा रही? सुबह से 2 बार तो खा ही चुके। अच्छा सुनिए, मैंने रंगाई करने वाले को 1000 रुपए दे दिए। आप घर पर थे नहीं तो मैंने ही पैसे दे दिए। हे भगवान, हे भगवान, खाने का निवाला मुंह में जाता इससे पहले ही बुरी खबर सुना दी तुमने। अब ये खाना मेरे गले नहीं उतरेगा। 1000 रुपए तो मैंने उससे काम निकलवाने के लिए बोला था, उसको सिर्फ 500 ही देने थे। हे भगवान, लुट गया ऊपर वाले में तो। देखो मैं तुम्हारी तरह बेईमानी नहीं करती। आज लोगों का पैसा मारोगे तो कल अपने ऊपर निकल कर आएगा सब, ये बात याद रखना। मालती और गोपाल दास एक दूसरे से बहस कर ही रहे थे कि इसी बीच उनका बेटा, जो शहर में डॉक्टर की पढ़ाई करने गया था, वो आ जाता है। पिताजी प्रणाम, माँ प्रणाम। आप दोनों झगड़ना बंद कब करेंगे? बेटा अचानक से आ गए, बिना बताए आने की क्या जरूरत थी? एक बार फोन कर देते। अच्छा बेटे ये बताओ कैसे आना हुआ, सब ठीक तो है? पिताजी गांव के लोगों के पास इलाज के पैसे नहीं होते, ना ही आसपास में कोई क्लिनिक है, तो मैंने सोचा पढ़ाई तो पूरी हो ही गई है, क्यों ना गांव में रहकर गांव वालों की सेवा की जाए। बहुत अच्छा विचार है बेटे, घर पर रहकर गांव वालों की सेवा करना। चलो कम से कम अपने बाप पर तो नहीं गया। बिल्कुल बेकार विचार है, गांव में रहकर इन गंवार लोगों का इलाज करेगा क्या? इसी के लिए मैंने इतनी कंजूसी करके पढ़ाया तुझे? पिताजी मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा, कितना अच्छा रहेगा, और साथ साथ लोगों की मदद भी कर दूंगा। इलाज के बदले गांव वाले तुझे क्या देंगे पता है? गोबर और अनाज। क्या इन चीजों से घर चलेगा? अपना इरादा बदलो और कुछ दिनों में वापस शहर जाकर वहाँ क्लिनिक खोलो। अपनी माँ की तरह ईमानदारी का ढोल मत पीटो। कुछ दिन घर पर रुकने के बाद गोपाल दास का बेटा वापस शहर चला जाता है। धीरे धीरे गोपाल दास के नौकर भी पगार समय से और पूरा ना मिलने की वजह से उसके यहाँ काम करने आना बंद कर देते हैं। अब गांव वाले भी सेठ की हरकतों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का विचार बनाते हैं।
ये सेठ हमेशा ऐसा ही करता है। सुना है कि अपने बेटे को वापस शहर में भेज दिया ताकि वो यहाँ गांव वालों की मदद ना कर सके। हाँ, उसके घर नौकरों ने भी तो काम पर जाना बंद कर दिया। अब पता लगेगा उसे कि काम करना कितना मुश्किल होता है, वो भी तब जब मेहनत भी करो और उसका पगार भी कम मिले। गोपाल दास को तुम लोग इतना बेवकूफ मत समझो। वो कहीं न कहीं से अपने काम के लिए नौकर ले ही आएगा। उससे अपने पैसे निकलवाने हैं तो यही मौका है। वो अभी लाचार है, हमें इसी समय कुछ न कुछ करना पड़ेगा। भैया मेरे पास एक उपाय है, मैं उसके यहाँ काम कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आगे जो होगा वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। गांव वालों की मदद के लिए मैं अपने शहर की नौकरी को फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। जैसे ही आप लोगों की समस्या खत्म हो जाएगी वैसे ही मैं वापस शहर चला जाऊंगा। आखिरकार गंदगी साफ करने के लिए किसी को तो कीचड़ में हाथ डालना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम जितनी जल्दी हो सके सेठ के घर काम मांगने पहुंच जाना। घर का सारा काम करने में हालत खराब हो जाती है। सारे नौकर भी भाग गए। आपकी कंजूसी का भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। पता नहीं नौकर के लिए अब कोई आएगा भी या नहीं। इसी बीच गोपी सेठ के यहाँ नौकरी मांगने आ जाता है। गोपी सेठ को घर के बाहर से आवाज लगाते हुए कहता है, सेठ जी, घर में कोई है? गोपी की आवाज सुनकर सेठ उसको अपने घर के अंदर बुला लेता है। मैंने सुना है आपको नौकर की जरूरत है सेठ जी, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है? काम तो मिल जाएगा, पर तुम हो कहाँ के? आज से पहले कभी देखा नहीं तुम्हें इस गांव में। सेठ जी मैं इस गांव का नहीं हूँ, मैं दूसरे गांव से यहाँ काम की तलाश में आया था, तो पता चला कि आपको नौकर की जरूरत है। ठीक है, हम तुम्हें काम पर रख लेंगे, पर पहले 1-2 दिन तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम इस घर का काम कर भी सकते हो या नहीं। अगर सब अच्छा रहा तो तुम्हारी नौकरी पक्की समझो। ठीक है सेठ जी। बीते 2 दिनों में गोपी पूरी मेहनत से गोपाल दास के घर का काम करता है। वो कोई भी काम समय से पहले ही कर दिया करता, जिससे खुश होकर सेठ गोपी से कहता है, तुमने काम तो अच्छा ही किया है। महीने का कितना पगार लोगे तुम? जरा सोच समझ कर बताना। सेठ जी आपको जितना मन हो आप दे दीजिएगा, बस मेरी कुछ शर्तें हैं। अगर उनके हिसाब से काम हुआ तो अच्छा, नहीं तो फिर मैं जितना पगार चाहूंगा आपसे ले सकता हूँ। क्या शर्त? अब नौकर भी शर्त रखने लग गए। चलो कोई बात नहीं, बताओ क्या शर्त है? पहली शर्त ये है कि मैं बिना काम किए रह नहीं पाता, तो मुझे रोज 5 काम मिलने चाहिए। और दूसरी शर्त ये है कि अगर आप दिन में 5 काम देने में असफल रहते हैं तो मैं अपने हिसाब से पगार ले सकता हूँ। इतना आसान शर्त? मैं तो ऐसे ही डर गया था। 5 क्या, मैं तो इसे 10 काम भी दे सकता हूँ। चलो ठीक है, मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है। ठीक है सेठ जी, मैं कल कुछ कागजात ले आऊंगा, आप उस पर अपना अंगूठा लगा दीजिएगा। अगले दिन गोपी सेठ से एक कागज पर अंगूठा लगवा लेता है, जिससे आगे चलकर सेठ शर्त की बातों को लेकर कोई बेईमानी ना कर सके। आने वाले कुछ दिनों तक तो सब अच्छा चलता है। सेठ और उसकी पत्नी भी गोपी के काम से खुश रहते हैं। गोपी सारा काम जल्दी जल्दी और अच्छे से कर दिया करता। लेकिन एक दिन जब सेठ किसी काम से घर देरी से आता है और अपनी पत्नी से पूछता है, भगवान आज का काम कैसा रहा गोपी का? शर्त के अनुसार सारे काम कर दिए ना उसने? काम दे भी तो क्या दें, ऐसा कोई काम नहीं बचा जो हम इससे करवा सके। जो भी काम देते हैं ये उसे पूरा कर देता है और दोबारा उसे करने लायक भी नहीं छोड़ता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या काम दिया जाए। तुम मेरे सारे बचाए पैसे इस नौकर को दिलवा दोगी। अब ऐसा क्या काम दिया जाए जो ये समय से पहले न कर पाए, जिससे अगला दिन भी आ जाए और हम बच भी जाएंगे। हाँ, इसको अपने खेत से नारियल तोड़ कर लाने के लिए कहता हूँ। इतना ऊंचा पेड़ है, चढ़ने में इसकी हालत ही खराब हो जाएगी। सेठ गोपी को नारियल लाने का आदेश देते हुए मन ही मन खुश होता रहता है। गोपी भी जल्दी से अपना काम पूरा करने के लिए नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अरे बाप रे, ये पेड़ तो बहुत बड़ा है। अब क्या करूं? इस चक्कर में तो मैं शर्त हार जाऊंगा। ये उपाय सही रहेगा। सेठ को तो बस नारियल ही चाहिए, चाहे अब मैं कैसे भी तोड़ूं। कुछ देर सोचने के बाद गोपी भागकर एक फावड़ा ले आता है और उससे नारियल का पेड़ काटने के बाद नारियल तोड़कर कुछ देर वहीं बैठ जाता है। मेरे साथ चालाकी, अगर मैं अभी सेठ को नारियल दे आऊंगा
तो सेठ मुझे और भी काम दे देगा। समय पूरा होने से 10 मिनट पहले सेठ के सामने पहुंच जाऊंगा, तब तो सेठ आराम से शर्त के हिसाब से मुझसे हार जाएगा। दूसरी तरफ सेठ घर में बैठा हुआ खुश हो रहा था कि उसके दिमाग की वजह से वो आज शर्त हारने से बच गया। सेठ अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर ही रहा था कि तभी गोपी नारियल लिए वहां पहुंच जाता है। सेठ जी, ये लीजिए आपका नारियल। अब शर्त के हिसाब से आप मुझे आज 5 काम नहीं दे पाए, अब मैं आपसे मनमाना पगार वसूल सकता हूँ। मनमाना पगार? पता नहीं कितना पैसा बोलेगा ये। चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं आपसे अपने लिए पैसे नहीं लेने वाला। आप मुझे सिर्फ उतना ही पगार दीजिए जितना कि इस गांव वालों का पैसा आपने कंजूसी से मारा है। मैं चाहूं तो शर्त के आधार पर आपसे मनमाना पैसा वसूल सकता हूं, लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ अपने गांव वालों को उनका हक दिलाने के बहाने से आया था। अच्छा, तो तुम इसी गांव के हो? बेटा, तुमने हमें माफ किया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम चाहते तो कुछ भी ले सकते थे। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं इनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अगले ही दिन सेठ गांव के लोगों को बुलाकर उनके मारे गए पैसे लौटा देता है। सारे गांव वाले गोपी की इस काबिलियत पर काफी खुश होते हैं। ठीक है ममता, मैं चलता हूँ, नहीं तो बस भी छूट जाएगी। बोला था आपसे कि कुछ अच्छा पहनकर चले जाते। शहर जा रहे हो, वो भी धोती में। अरे धोती तो हम गांव वालों की पहचान है, और तू चिंता मत कर, अगली बार तेरा पति जब गांव वापस आएगा तो सूट बूट में ही आएगा। इतना पैसा कमा लूंगा कि तेरे बाप को भी आराम से खरीद लूंगा तब तो मैं। ठीक है मालती, अब मुझे निकलना होगा, नहीं तो बस छूट जाएगी। ठीक है जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बस अच्छी बात यह है कि आपके साथ ना शहर में कोई ऐसा रहेगा जो आपको जानता है। मजनू भैया तो बड़े ही भले इंसान हैं, वरना तो शहर में जाकर लोगों के ढंग ही बदल जाते हैं, अपने तक पराये हो जाते हैं वहाँ। अरे कितना बोलती है, कभी शहर गई नहीं लेकिन वहाँ के बारे में इतना सारा ज्ञान अपने दिमाग में भर रखा है। मेरे पिताजी ने सब बताया मुझे, उनकी वजह से ही तो मैं इतनी समझदार हूँ। वाह वाह वाह, ऐसी समझदारी तो भगवान किसी को न दे। एक तरफ मजनू और इधर जग्गा, दोनों अपने अपने घर से सामान लेकर निकल पड़ते हैं, दोनों गांव के एक कोने पर मिलते हुए। अरे भैया, तुम दोनों सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? शहर नौकरी के लिए। अरे सुना है वहाँ तो बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, नौकरी करो तो पैसा भी बहुत मिलता है। मेरे लिए कुछ कपड़े ले आना, मैं भी तो छोटे भाई जैसा हूँ। अरे गांव के गवार, घर बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए। कुछ सस्ता नहीं मिलता, सब महंगा है, पानी तक खरीद के पीना पड़ता है, बस सांस फ्री में मिलती है शहर में। चल भाग यहाँ से। अब चले जग्गा, शहर के लिए बस भी पकड़नी है। हमारी मूर्ख बीवियों को तो यही लग रहा होगा। दोनों अपने आप को ज्यादा ही समझदार मानती हैं। आखिरकार हमने उनको उल्लू बना ही दिया ना। चलो अब अपने प्लान के हिसाब से अंबिकापुर गांव चलते हैं, वहीं जाकर अपना काम शुरू किया जाए। तुम भी खतरनाक इंसान हो, पता नहीं कैसा कैसा प्लान बनाते हो। घर बोला कि शहर नौकरी करने जा रहा हूँ, लेकिन किसको पता कि हम दोनों तो इस जमाने के सबसे खतरनाक चोर बनने निकले हैं। एक महीना बीत चुका था। आज दोनों दोस्त अंबिकापुर गांव में एक पेड़ के नीचे बैठे बात कर रहे थे कि आगे क्या किया जाए। 20 दिन से हमने कोई चोरी नहीं की, घर पैसे भेजे भी कई दिन हो गए। मेरी बीवी तो आग बबूला हो ही जाएगी। उसे तो लगता है कि मैं शहर में किसी अच्छी जगह काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ मिलकर चोरों की जिंदगी जी रहा हूँ। अरे अब तक तो सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, जैसा हमने सोचा था। इस गांव में आते ही हमने बगल के गांव से पहली चोरी की, अब दूसरी चोरी का शुभ अवसर मिल नहीं रहा तो क्या करें। रही बात अपने अपने बीवियों की, तो उन्होंने ही तो हमें पैसे कमाने के लिए इतना भड़काया कि हमें ये रास्ता चुनना पड़ा। अब हमारे बस में चोरी करना ही है तो शहर जाकर किसी कंपनी में कंप्यूटर चलाने वाली नौकरी कैसे कर ले भाई। कह तो सही रहे हो, हमने एक चोरी तो कर ही ली, अब दूसरी चोरी का मौका कब मिल जाए क्या पता।
मजनू और जग्गा अगली चोरी के बारे में बात कर ही रहे थे कि इसी बीच बगल के गांव के दो आदमी, अरे भैया सुना, परसों अपने गांव के सेठ मोती चंद के पोते का पहला जन्मदिन है। वो 1 साल का हो गया है। हाँ, तो सुना है कि सेठ बहुत बड़ी पार्टी रखने वाला है। बड़ी मिन्नतों से उसके यहाँ पोता हुआ है। और भाई ये भी सुना है कि पार्टी में कोई धोती वोती पहनकर नहीं जाएगा, सब कोट पैंट में आएंगे, सूट बूट माने। बाप रे बाप, ऐसा लगता है कि इससे पहले हमारे गांव तो का अगल बगल के किसी भी गांव में ऐसी पार्टी नहीं हुई। बाहर के भी बहुत अमीर अमीर लोग आएंगे। और तो और सेठ अपने पोते को गिफ्ट में बहुत सारा सोना और जवाहरात देने वाला है। खाने का प्रबंध तो पूछो ही मत। मेरी मानो तो कल से ही भूखे पेट रह लो, परसों पार्टी में रेल कर खाएंगे। चलो अब सूट बूट भी खरीदना है। मजनू और जग्गा दोनों गांव वालों की बात सुन चुके थे। सुना मजनू, आ गया नया चोरी का काम। देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। 20 दिन तक चोरी का कोई काम नहीं, लेकिन अब तो इतनी बड़ी पार्टी हाथ लगी है। लेकिन तुमने सुना ना, सेठ मोती चंद, ये वही सेठ है जिसके गांव में हमने अपनी पहली चोरी की थी। पिछली बार तो हम बच गए थे, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो जाता। वो तो आखिरी समय पर मैंने संभाल लिया था। हाँ हाँ, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, एक तुम ही तो समझदार हो। अब जरा ये भी बता दो कि कोट पैंट का जुगाड़ कहाँ से करें, उसके बिना तो पार्टी में घुसना ही मुश्किल हो जाएगा। चलो घर ही चलते हैं, वहां से कोट पैंट चढ़ा के सीधा सेठ के यहाँ पार्टी में। वैसे भी मेरी बीवी से मिले महीना हो गया है। शाम होने तक दोनों दोस्त अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर जाते ही मजनू अपनी पत्नी से, अरे कहाँ है, कहाँ गई ममता? देख तेरा पति आया है, जल्दी बाहर आ। अजी आप अचानक बिना बताए? तो क्या अपने घर में भी कोई बताकर आता है क्या? जल्दी से मेरा कोट पैंट निकाल, मुझे कल पार्टी में जाना है। पहले तो ये बताइए कि आपने इतने दिनों से पैसे क्यों नहीं भेजे? इतने दिनों में कितनी मुश्किल से मैंने अपना गुजारा किया। अरे तो तेरे बाप ने मुझे कौन सा सोना चांदी दिया था जो तुझे मैं उसे बेच बेच कर खाना खिलाऊं? मुझे कमाना पड़ता है, जितना मैं कमाऊंगा उतना ही तो दूंगा। आप हर बात में मेरे पिताजी को क्यों ले आते हैं जी? उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? तेरे बाप ने ही तो मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया, ऊपर से तुझ जैसी अनपढ़ बेटी धरा दी। कुछ पैसे वैसे देता तो आज मैं कितना बड़ा बिजनेस कर रहा होता। जा अब चुपचाप मेरे कपड़े लेकर आ, इस घर में तो रुकना ही बेकार है। जल्दी से मेरे कपड़े लेकर आओ। एक दिन बाद दोनों दोस्त कोट पैंट पहनकर मोतीचंद के यहाँ चले जाते हैं। याद रखना, इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग आए होंगे। पर ये क्या, यहाँ तो कोई भी सूट पूट में दिखाई ही नहीं दे रहा। क्या पता आखिरी समय पर प्लान बदल गया हो। हमें क्या, अब आए हैं तो चोरी करनी ही पड़ेगी। तुम अंदर जाओ, तब तक मैं देखता हूँ कि सोना कहाँ रखा गया है। मजनू और जग्गा किसी भी बात से अनजान घर के अंदर पहुँच जाते हैं। आइए आइए, ऐसा लगता है आपको कहीं देखा है। मुझे? अच्छा, मुझे टीवी पर देखा होगा आपने। मैं तो बहुत ही फेमस बिजनेसमैन हूँ। मैं आपके बेटे का दोस्त हूँ, जरा एक बार उससे मिल लो। जग्गा जैसे तैसे सेठ से बचकर मजनू के पास पहुँच जाता है। यह वही है, अपने सारे लोग तो धोती कुर्ते में ही हैं। एक चोर ही हो सकता है जिसको हमारे आखिरी समय के प्लानिंग के बारे में पता नहीं था। एक बार इनको चोरी करने दो, फिर आराम से इन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। अरे मजनू, क्या हुआ? सोने चांदी वाली जगह मिली? मिली क्या? मैंने तो अपना काम भी कर दिया। अब चल चुपचाप यहाँ से भाग ले। चोरी करने के बाद दोनों दोस्त अपने घर जाने की बजाय सीधा अंबिकापुर चले जाते हैं। अरे यहाँ क्यों आ गए? बात तो अपने अपने घर जाने की हुई थी ना। हाँ, पर क्या बताऊं, मेरी बीवी ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं यहीं चैन से रह सकता हूँ, इसीलिए मैं सारा सामान यहीं लेकर आ गया। हम भी आ गए हैं, दरवाजा खोलो। सेठ के साथ कुछ गांव वाले और मजनू और जग्गा की पत्नी सब लोग मिलकर अंबिकापुर गांव दोनों दोस्तों के किराए के मकान पर आ पहुंचते हैं। क्यों जी, तो आपने मुझे धोखा दिया? आप तो शहर में नौकरी करने के लिए निकले थे। ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? चोरी? हे भगवान! चोरी? मैंने कहा चोरी की?
अरे बेटा अब तो सच बोल दे, तेरी चोरी पकड़ी जा चुकी है। मेरे गांव में जो तूने 20 दिन पहले चोरी की थी, तब से ही मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। ये पोते के जन्मदिन की बात तो झूठी है, ये सब तो तुम दोनों को पकड़ने के लिए एक प्लान था। ऊपर से हमने सोने चांदी के अंदर ट्रांसमीटर फिट कर दिया था, जिससे हम लोग सीधे तुम्हारे अड्डे पर पहुंच गए। चिंता मत करो, कुछ देर में पुलिस वाले आ ही जाएंगे। पुलिस आती है और दोनों दोस्तों को पकड़कर ले जाती है। अगली सुबह तक पूरे गांव में सब जान जाते हैं कि मजनू और जग्गा कोई शहर में काम नहीं करते, बल्कि वो लोग तो अमीरों के घर से चोरियां करते हैं।